अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन इकराम, तुर्की में कल रात बोलो के एक होटल में आग लगने की वजह से तकरीबन 66 अफराद मौके पर जहाँ बहक हो गए और इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले लोगों की तादाद 51 है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग अभी ज़िंदा हैं और ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन इकराम, बुराक उज़्जवत जो उस्मान गाज़ी ड्रामा सीरीज़ में उस्मान बेकर रोल पर लेकर रहा है, इसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह लिखा है, खुदा उन लोगों पर रहम करे जो बोलों में लगने वाली आग में अपनी जानों से हाथ धो बैठे और ज़ख्मी होने वालों को जल्द अज जल्द सेहत कामला अजर मुस्तमिल्ला अता फरमाए। और बुराक उज़्जवत ने यह कहा कि यह वाक़या बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है, उम्मीद है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ ही ये भी लिखा कि गफलत तबाही की खामोश शुरुआत है और इतनी बड़ी गफलत और जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया जा सकता। कई ख़ानदान तबाह हो गए और हमने इतना बड़ा दर्द कबूल किया। तो नाज़रीन इकराम, ये थे बुराक उज़्जवत के वो अल्फाज जो उन्होंने दर्द भरे अंदाज में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखे हैं। अब यहाँ पर बुराक उज़्जवत क्या कहना चाहते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इसके साथ ही रात बहुत सारे ड्रामा सीरीज़ की नई किस्तें रिलीज़ होनी थी, लेकिन इस हादसे की वजह से उन्हें मुलतवी कर दिया गया और इनमें सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ की किस्त भी शामिल थी। सुल्तान फातेह के चैनल की तरफ से यह न्यूज़ आई कि बोलो में आग लगने की वजह से आज नई किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। खुदा हमारे शहरियों पर रहम करे और जो लोग अभी ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जितने भी जहाँ बहक हो चुके हैं अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ की किस्त तो रात नहीं रिलीज़ की गई, लेकिन अब सबकी नज़रें कोर्डिश उस्मान की तरफ हैं, क्योंकि जब भी कोई तुर्की में हादसा पेश आता है तो पूरे एक हफ्ते तक तमाम किस्तें मुलतवी कर दी जाती हैं और उस हफ्ते किसी भी ड्रामे की किस्त रिलीज़ नहीं की जाती। तो नाज़रीन इकराम, ये हादसा बहुत बड़ा है और बहुत सारे ख़ानदान इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं। और वैसे अभी तक कोर्डिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, मगर 100 में से 80% यही चांसेस हैं कि किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, हो सकता है ये किस्त आ जाए, क्योंकि पहले भी उस्मान गाज़ी ड्रामा सीरीज़ की 2 किस्तें न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से मुलतवी कर दी गई हैं और अगर इस हफ्ते भी किस्त रिलीज़ नहीं की गई तो 3 किस्तें एक साथ मुलतवी करना ये बहुत बड़ी बात होगी। पहले भी पिछली किस्त तकरीबन 21 दिन बाद आई है और अब नई किस्त अगर 2 हफ्तों बाद रिलीज़ की गई तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक कोर्डिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का सीज़न बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए मुमकिन है कि नई किस्त आ जाए, लेकिन जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं तो उनके मुताबिक तो नई किस्त आज रात रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो अब बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की गुज़श्ता किस्त के मुकम्मल रिव्यू पर। तो नाज़रीन इकराम, इस दफ़ा बारिश मुख्ताज की एंट्री सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में बहुत ही कमाल की थी और इसने आते ही यह साबित कर दिया कि बारिश मुख्ताज एक बहुत बड़ा और तुर्की का बेहतरीन अदाकार है जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसकी फ़ाइट और तलवारबाजी के दौरान इसके एक्शंस वाकई में बहुत कमाल के थे। इसे देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे ये पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुका हो, क्योंकि तलवारबाजी में ये भरपूर महारत रखता है। और जिस तरह पिछली किस्त के शुरू में बोरोकरूल में इसकी एंट्री हुई तो वाकई में बहुत ही कमाल के सेंस थे। मतलब कि अपने भाई सलाहुद्दीन को यह कहा कि सरेबी दस्तों को कुचलने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकेला ही अपने सिपाहियों के साथ सरेबी दस्ते को कुचलना चाहता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन की इजाज़त से बोरो ने सलेबी फ़ौज के बहुत सारे सिपाहियों को अकेले कुचल दिया। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ मौजूद लोग भी बहुत कमाल के हैं जो अपने फ़ौज के सिपा सलार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। और बोरो यहाँ पर अकेला नहीं आया, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और बोरो के 2 भतीजे भी इसके साथ आए हैं, जिनमें से एक का नाम अली और दूसरे का नाम तुराब है। और बोरो के कहने के मुताबिक ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के बड़े भाई तोकतकिन के बेटे हैं। इसके साथ ही इस जंग में ताजर रकीफ पकड़ा गया और गायद लोज़िनान इस जंग से भाग गया, लेकिन ताजर रकीफ का पकड़ा जाना भी बेफायदा रहा, क्योंकि नाज़रीन इकराम, बोरो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ आया है जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती है। मतलब कि कई साल पहले इसने अपनी बहुत कीमती चीज़ पीछे छोड़ दी है और लापता होने वाले 2 लोगों के नाम गोकबरो और काराकुश हैं, जिनकी तलाश में इसने अपने भाई और नूरुद्दीन ज़ंगी को धोखा दिया, मगर इसके हाथ में फिर भी कुछ ना आया, क्योंकि ताजर रकीफ और उसकी बेटी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बोरो एक बहुत बड़ा जंगजू और अजीम शान इंसान है, लेकिन नाज़रीन इकराम, हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। इसीलिए बोरो की कमज़ोरी उसके पीछे रह जाने वाले 2 लोग हैं, जिनकी वजह से ये ताजर रकीफ की बात मानने पर मजबूर हो गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ताजर रकीफ कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ताजर है और बादशाह अमालरक के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बादशाह अमालरक शहजादी मारिया से शादी करना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास ताजर रकीफ जैसा एक ताजर होना चाहिए जो इस शादी में आने वाली मुश्किलात का सामना कर सके।
لیکن ناظرین کرام تاج رکیف کیونکہ اب صلیبیوں کے پاس پہنچ چکا ہے تو اسی لیے سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے تعلقات پھر سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نور الدین زنگی کے سامنے بورو کا ضامن صلاح الدین بنا تھا۔ اسی لیے اب نور الدین زنگی صلاح الدین پر ہی غصہ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صلاح الدین اپنے بھائی کو بھی سزا نہیں دے گا، اور ایک مرتبہ پھر تاج رکیف جیسا شخص ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور یوں ملک محدود کا بدلہ اب مزید زیادہ تاخیر اختیار کر چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے بھائی کے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین اکرام میرے خیال کے مطابق بورو ہی اپنی غلطی کو سدھارے گا، اور آنے والی قسط میں کچھ اس طرح ہوگا کہ یہ رکیف کی بیٹی کو اغوا کر لے گا اور بدلے میں تاج رکیف کی گرفتاری کا مطالبہ کرے گا۔ لیکن ناظرین اکرام اب کیا ہوگا یہ تو آنے والی قسط میں ہی دیکھا جائے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بورو جلد از جلد اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی باقی قسط بھی بہت کمال کی تھی، لیکن اس قسط میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ کے درمیان ہونے والی اذان کے معاملے پر شیعہ اور سنی عقیدے کے مطابق گفتگو بہت اہم تھی، اور اس دور سے لے کر آج تک شیعہ سنی کے اختلافات چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس ڈرامے میں امر کونک نے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، اب فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ فاطمی خلیفہ نے یہ کہا کہ یزیدیوں کے خلاف لڑ لڑ کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور صلاح الدین نے یہ جواب دیا کہ وہ آپ ہی ہیں جو اس نام کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لے کر ہم اپنے منہ میں خاک نہیں بھرنا چاہتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں زمین و آسمان کے درمیان حائل ہر چیز میری گواہ ہے، رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب مبارک سے میری عقیدت اور محبت آپ سے کہیں زیادہ ہے، آپ نے تو صرف محبت کا ڈھنگ رچایا ہوا ہے۔ بدلے میں خلیفہ یہ بولا کہ کیا اسی لیے آپ نے اذان بدل دی ہے؟ کیا اسی لیے تم اذان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے؟ اب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی سن لیں۔ صلاح الدین نے فرمایا اذان بدلنے والے آپ ہیں، آپ نے وہ اضافہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اضافہ نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے۔ ہم تو صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہی اذان پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے۔ اذان تبدیل کرنے والے آپ ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے یہ کہا کہ اے فاطمی خلیفہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور نماز کے دوران کوئی شخص امام کے پیچھے کھڑنے کے بجائے امام کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب الفاظ بولے اور یہ کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علی ہمارا ہے اور ہم علی والے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں کرتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آپ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ عظیم امام کے پیچھے والے صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔